वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? वॉइस चेक करें, वॉइस क्लियर है? वॉइस चेक करें बेटा, वॉइस क्लियर है? आशी, चैतन्य, पार्थ, उत्कर्ष, पूजा, साक्षी, वैष्णवी, हरविंदर, आकाश, नितिन, सोनिया, मेघा, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ बेटा, पिछली बारी जो क्लास थी हमारी उसके अंदर कुछ इशू आ गया था, इसलिए मैंने आपको लेक्चर भेजा था। क्या आप बच्चों ने वो लेक्चर देखा है? कॉपी करवा दो। क्या आप बच्चों ने लेक्चर देख लिया वो वाला? आपके पास एक लेक्चर आया होगा जिसके अंदर हमने अपनी लायबिलिटीज और कैपिटल को समझा होगा। पहला लेक्चर तो आपके पास शायद ये आया होगा, और जो दूसरा लेक्चर आपके पास आया होगा जो कॉन्टिन्यूएशन में था, उसमें मैंने कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में चीजें बताई थी। आप लोगों ने वीडियो देखी है या नहीं मुझे बताएं। ये कहां गया है? चेंज करवा, चेंज नहीं हुआ अभी तक। हाँ जी। वीडियो देखी है? हाँ, अभी बेटा पूरा वो लेक्चर रिवाइज होगा क्योंकि लाइव के अंदर तो मेरे को कराना ही है। हाँ, फिलहाल मुझे ये बताएं, अभी देखी है या नहीं देखी है वीडियो? क्योंकि अगर देख ली है तो थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। हाँ, आशी बेटा वीडियो देखी है? चैतन्या, पूजा, साक्षी, वीडियो देखी बेटा? बोलो 8:30 कॉल करना, क्लास के बाद कॉल करना। देख लिया, राइट। चलिए, मैं उसी लेक्चर को आज लाइव क्लास के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। सब बच्चे जरा ध्यान देके चलेंगे, ठीक है? दिखा भेजा, स्क्रीन दिखाओ। देखें जरा अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। बेटा पिछली वाली क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो अकाउंट्स के पिलर हैं उसमें अपनी लायबिलिटी रह गया था और कैपिटल रह गया था। तो लायबिलिटी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था। लायबिलिटी हमारे उधार होते हैं, हमारे कर्ज होते हैं जो हमें फ्यूचर में पे करना बाकी है। अगर कोई भी ऐसी अमाउंट है जो मुझे फ्यूचर में पे करना बाकी है तो वो मेरी लायबिलिटी के अंदर काउंट होती है। मैंने आपको मतलब बताया था, ये हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब है उधार या हमारे कर्ज, दैट वी हैव टू पे इन फ्यूचर, जो कि हमें फ्यूचर में पे करने हैं। साथ में मैंने आपको यह बात भी बताई थी कि जिस प्रकार एसेट हमारे पास पैसा लेकर आता है फ्यूचर में, सिमिलरली लायबिलिटी फ्यूचर में हमसे पैसा ले जाता है। मैंने आपको यह बात बताई थी। कुछ एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, जैसे कि लोन्स। अब लोन्स और बोरिंग्स तो हमें पता ही है, इसका मतलब क्या होता है, लिखना चाहे लिख लेना। अमाउंट बोरोड फ्रॉम बैंक्स, फ्रेंड्स, एक्सेट्रा। मैंने दोस्तों से, मैंने बैंक से कोई पैसा बोरो करा तो उस पैसे को हम नाम दे देते हैं लोन या बोरोइंग्स। लोन और बोरोइंग्स हिंदी में हमारे कर्ज होते हैं। और अगर ये कर्ज है तो कर्ज तो हमारी वैसी लायबिलिटी होगी क्योंकि ये पे करना बाकी है। इसके अलावा था क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर अपोजिट अपोजिट ऑफ डेटर्स। क्रेडिटर्स बेटे डेटर्स के अपोजिट है। डेटर्स वो लोग थे जिनको हम उधार देते हैं या जिनसे हमें पैसे मिलने बाकी है। तो क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हम उधार लेते हैं, फ्रॉम होम वी बोरो, जिनसे हम उधार लेते हैं या जिनसे हमने गुड्स जो है वो परचेज कर लिए उधार पर, उनको हम नाम देते थे क्रेडिटर्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है? बिल रिसीवेबल का अपोजिट, अपोजिट ऑफ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल बेटा वो बिल्स थे जिनकी पेमेंट आना बाकी है। तो बिल्स पेबल वो बिल्स हैं जिनकी पेमेंट जाना बाकी है, जिनकी पेमेंट जाना बाकी है, जिनकी पेमेंट जाना बाकी है। बिल रिसीवेबल हमारे एसेट्स थे क्योंकि फ्यूचर में पैसा लाते थे। बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी होगी क्योंकि फ्यूचर में पैसा जाएगा। नीचे एक डायग्राम हमने बनाया था कि एसेट्स हमारी पॉकेट में पैसा लाते हैं और लायबिलिटी हमारी पॉकेट से पैसा ले जाते हैं। कब? फ्यूचर। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि एक तीसरा पिलर और है जिसका नाम है कैपिटल। तीसरा पिलर और है जिसका नाम है कैपिटल।
तो कैपिटल का मतलब था एनी एसेट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। बेटा अगर मैंने घर का कोई भी एसेट उठा के, घर का कोई भी एसेट उठा के मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो मैं उसको नाम दे दूंगा कैपिटल। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया होगा, शायद आपने वीडियो में देखा भी हो। जैसे ये हमारा घर है, ये हमारा घर है और मेरे घर में काफी सारी चेयर्स पड़ी है, ये चेयर्स पड़ी है मेरे घर में। तो मुझे बताओ जो मेरे घर में ये चेयर्स हैं ये क्या है? ये मेरा फर्नीचर है। और बेटे फर्नीचर हमारा एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि इसको बेच के मैं पैसा कमा सकता हूं। तो अल्टीमेटली अगर मैंने ये फर्नीचर यहां से उठा के अपने इंस्टीट्यूट में जाके लगा दिया, मेरे इंस्टीट्यूट में जाके मैंने ये चेयर लगा दी, ये सोच के कि बच्चे आएंगे तो इस पे बैठ जाए, तो जब मेरा घर का कोई एसेट मेरे बिजनेस में पहुंच जाता है, मेरे बिजनेस में पहुंच जाता है, तो ये बिजनेस में आके क्या बन जाता है? कैपिटल। सर एक बात बताओ, क्या घर का कोई एसेट बिजनेस में आके कैपिटल बन जाएगा तो क्या वो एसेट कहलाना बंद हो जाएगा? नहीं, ये एसेट अभी भी रहेगा, क्योंकि है तो फर्नीचर ही। भाई फर्नीचर है तो मैं बेच के पैसा तो कमा ही सकता हूं, लेकिन बिजनेस में आते ही ये एसेट के साथ साथ कैपिटल भी कहलाएगा। जब तक ये घर में था तब तक ये सिर्फ एसेट था, लेकिन जैसे ही ये बिजनेस में आ गया अब ये एसेट भी है और ये कैपिटल। पहले मुझे बताएं, क्या यहां तक की बात में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे को बताएं। क्या इतनी चीज आपको क्लियर है? तो आप मुझे बताएं फटाफट से, हरी आप। शाबाश। कि एसेट लायबिलिटी कैपिटल के मतलब में आपको कोई डाउट तो नहीं है? ये तीन पिलर्स आपको क्लियर है? बढ़िया चैतन्य, बढ़िया। बाकी बच्चे बेटा, पार्थ, उत्कर्ष, आशी, साक्षी, पूजा, हरविंदर, बेटा जो सर्वर 2 वाले बच्चे हैं जिनकी पिछली वाली क्लास नहीं हुई थी, हाँ उनसे पूछ रहा हूं बेटा। हाँ बच्चे कह रहे सर ये बात क्लियर है। तो अब मैं आपके साथ अपने अकाउंट्स के सिलेबस का जो पहला टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने वीडियो देखी है तो भी बहुत अच्छा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि आज हम उसको जो है लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे साथ साथ अपनी कॉपीज में जरा हेडिंग डाल लो, अपनी कॉपीज में हेडिंग डाल लें। ये लेक्चर नंबर 3 है आपका। आओ जी देखें, लेक्चर नंबर 3 है आज आपका ये, और इसके अंदर आप अपनी हेडिंग डालें। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, करने में मजा आएगा। देखें जी सारे बच्चे, जरा आने वाले बेटा 10 मिनट जरा मेरी बातों को समझेंगे। जब मैं आपसे कहूं लिखना है तब आप लिखेंगे, अभी सिर्फ 10 मिनट मेरी बातों को जरा सुने। आपने आज से पहले ये जो इक्वेशन वर्ड है, इक्वेशन, मुझे बताओ ये आपने कहां कहां पढ़ा है? जवाब दे मुझे सारे बच्चे, मुझे इंटरेक्शन चाहिए आपसे। इक्वेशन वर्ड आज से पहले आपने कहां कहां पढ़ा है? हाँ पूजा कह रही है सर मैथ्स में पढ़ा है। पूजा ने जवाब दिया सर हमने इक्वेशन वर्ड जो है ये मैथ्स में पढ़ा है। अच्छा, तो मैथ्स में आई थिंक आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी। लीनियर इक्वेशन, कई बच्चों ने शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी होगी, मुझे आइडिया नहीं है, पर शायद आपने मैथ्स में कई प्रकार की इक्वेशन पढ़ी हो। ठीक है, अगर मैं मैथ्स की कोई इक्वेशन का नाम लूं तो लेट्स से ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या मैं आपसे बोल दूं ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जिस प्रकार मैथ्स में कई तरह की इक्वेशन होती हैं, ऐसे साइंस में भी होती है कि नहीं? साइंस में भी इक्वेशन होती है। साइंस में इक्वेशन किसकी होती है? केमिकल कंपाउंड्स की, केमिकल कंपाउंड्स की। या फिर जो फिजिक्स के वेरिएबल होते हैं उनमें भी इक्वेशन होती है। फिजिक्स वेरिएबल, फिजिक्स वेरिएबल समझते हो? आपने पढ़ा होगा फोर्स, मोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहां पे एक मोशन चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था जिसमें शायद 3 इक्वेशंस हमें सॉल्व या डिराइव करके दिखानी पड़ती थी। मतलब कुल मिला के आज से पहले आपने कई तरह से इक्वेशन को मैथ्स में भी पढ़ा हुआ, इक्वेशन को साइंस में भी पढ़ा हुआ, पर हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन होती है जिसको हम नाम देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से लिखी जाती है।
अब आप लिखना चालू करेंगे, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जिस तरह से मैथ्स में इक्वेशन होती है, साइंस में होती है, उसी तरह से अकाउंट्स में भी इक्वेशन होती है। और अकाउंट्स की इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाता है कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका मतलब किसी भी इंसान के एसेट्स उसकी कैपिटल और उसकी लायबिलिटी के सम के बराबर होते हैं। किसी भी इंसान के एसेट्स उसकी कैपिटल और उसकी लायबिलिटी के सम के बराबर होते हैं। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ध्यान दें, कि एक इंसान के पास जितने भी एसेट्स हैं वो अपने एसेट्स का कुछ हिस्सा जो है कहां लगाता है? बिजनेस में। कुछ हिस्सा लगाता है बिजनेस में, क्योंकि अगर उसने अपने एसेट बिजनेस में लगा दिए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कैपिटल। और इंसान अपने कुछ एसेट्स को संभाल के रखता है किसके लिए? अपने कर्जों को पे करने के लिए, कर्ज को पे करने के लिए। दोबारा से मेरी बात सुनेंगे, आपके मन में डाउट आना चाहिए कि सर आदमी अपने सारे एसेट बिजनेस में क्यों नहीं लगा देता। आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि एक आदमी अपने एसेट्स को, सारे के सारे एसेट्स को उठा के बिजनेस में क्यों नहीं लगाता। तो जवाब बड़ा सीधा सा है, अगर उसने अपने सारे एसेट बिजनेस में लगा दिए तो बेटा कल को अगर कोई कर्जा पे करना पड़ेगा तो पैसा कहां से लाएगा? सोच के देखो, मैंने अपने सारे एसेट अपने बिजनेस में लगा दिए तो मैं पैसा कर्जदार को कैसे पे करूंगा? अब आप कहोगे सर मान लो हमारा कोई कर्ज नहीं है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि फ्यूचर में भी कोई कर्ज नहीं होगा। हो सकता है फ्यूचर में आपने कहीं से लोन ले लिया। तो एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, अपने एसेट्स का कुछ भाग उठा के कैपिटल यानी बिजनेस में लगा देता है और कुछ एसेट्स को संभाल के रखता है ताकि मैं उससे आने वाले टाइम में लोन्स वगैरह को पे कर सकूं। यह आपका डाउट नंबर 1। डाउट नंबर 2, कई बच्चे कहते हैं कि सर हम सारे के सारे एसेट से अपने कर्ज ही क्यों ना पे कर देते, बिजनेस में लगाने की जरूरत ही क्या है? तो ये सोचो, अगर कोई आदमी बिजनेस में नहीं लगाएगा तो जनाब वो कमाएगा कैसे? इसका मतलब ये इक्वेशन बड़ी सीधी सी बात कहती है। ये इक्वेशन कहती है अ प्रूडेंट पर्सन, अ प्रूडेंट पर्सन, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब है समझदार, समझदार। अ प्रूडेंट पर्सन will always invest his assets in some portion for capital, that is business। वो अपने कुछ एसेट्स को बिजनेस में लगाता है। क्यों लगाता है? टू अर्न इनकम। मुझे बताओ कोई भी आदमी अपना बिजनेस चालू क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। ऑल्सो ही विल सेव सम एसेट्स, वो कुछ एसेट सेव भी करेगा। क्यों सेव करेगा? वो कुछ एसेट सेव भी करेगा। क्यों सेव करेगा? टू पे फॉर लायबिलिटीज, टू पे फॉर लायबिलिटीज। ये इसकी इक्वेशन। बात समझ में आती है? एक प्रूडेंट आदमी अपने एसेट्स को, कुछ एसेट्स को बिजनेस में लगाता है और कुछ एसेट संभाल के रखता है ताकि वो अपनी लायबिलिटी पे कर सके। इसी के माध्यम पे ये इक्वेशन बनाई गई है कि हमारे एसेट इक्वल टू होता है हमारी कैपिटल हमारी लायबिलिटी के बराबर। ठीक है? उत्कर्ष ने एक डाउट भेजा है, सारे बच्चे जरा ये डाउट सुनेंगे क्योंकि शायद आपको भी ये डाउट हो। सर अगर किसी की 9 to 5 जॉब हो तो उसकी कैपिटल तो नहीं होगी ना? उत्कर्ष मेरा आपसे सीधा सा जवाब है, जरा ध्यान से सुने। मैं अकाउंट्स में कभी भी जॉब को पढ़ाता ही नहीं बेटा, मैं अकाउंट्स के अंदर बिजनेस पढ़ाता हूं। आई होप आप सब बच्चों ने अगर 11th क्लास में अपनी बिजनेस स्टडी पढ़नी चालू कर दी है तो आपको पहली क्लास में एक चीज बताई गई होगी कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट अलग अलग चीजें हैं। उत्कर्ष मेरा सवाल है आपसे, क्या आपने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट ये चीजें पढ़ी है नहीं पढ़ी है? बिजनेस वो होता है जो कि हम अपना कारोबार करते हैं, उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। जॉब वो होती है जो मैं किसी के अंडर रह के काम करता हूं जिसमें मुझे सैलरी मिलती है। और प्रोफेशन वो होता है जब मैं कोई प्रोफेशनल वर्क करता हूं। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं एक प्रोफेशन कर रहा हूं, मैं इसको बिजनेस का नाम नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि टीचिंग सर्विसेज देना, लॉ की सर्विस देना, कंसल्टेंसी सर्विस देना, डॉक्टर की सर्विस देना, ये सब प्रोफेशंस में आता है। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, मैं अकाउंट्स के अंदर बेटा कहीं पर भी जॉब की बात ही नहीं करता। मैं तो अकाउंट्स के अंदर बात करता हूं बिजनेस वाले लोगों की। तो यहां पे ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर कोई आदमी जॉब कर रहा है उसकी कोई कैपिटल होगी नहीं होगी। सीधी सी बात है, अगर वो जॉब कर रहा है तो उसने अपना बिजनेस नहीं करा, और अगर उसने अपना बिजनेस नहीं करा तो उसकी कैपिटल भी क्यों होगी?
हाँ जी उत्कर्ष, मुझे बताएं बेटा, क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? फटाफट से बताएं, डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसका? अरे साइड बाय साइड पीडीएफ बनवाओ, बढ़िया। तो ये बात अपने दिमाग में आपने रखनी है कि बेटे हम लोग जो है बिजनेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स में कभी भी आपको प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ाया जाता, वो जब आप आगे जाओगे टैक्सेशन फील्ड में तब आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए ये चीज हमें समझनी है। हाँ, आई होप आपने ये चीज लिख ली हो। क्या सब बच्चों ने लिख लिया? ये नहीं लिखा तो जरा फटाफट से इसको लिखें, फिर हम आगे चलेंगे। फटाफट से इसको लिखें। किसका? हाँ, पीडीएफ साथ साथ बनवाना, बस लिखे बेटा फटाफट। सर अगर हमने अपने सारे एसेट बिजनेस में लगा दिए तो लायबिलिटी पे करने के लिए बचेंगे ही नहीं, इसलिए कुछ बिजनेस में लगाएंगे और कुछ संभाल के रखेंगे। बिल्कुल सही, ये एक समझदार व्यक्ति की सोच है और उसी सोच के आधार पर ये इक्वेशन बनाई गई है कि हमारे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगा। ठीक है, चलें। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर दो चीजों पे आधार है। जो हम ये बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, बेटा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका दो चीजों पे आधार है, दो रूल्स पे आधार है। मेरे को आपको आज ये रूल समझाने हैं। मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये रूल समझ लिए तो आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि बच्चे को रूल समझ में नहीं आते, तो रूल्स आपने ध्यान से समझने। रूल नंबर 1 क्या है, पहले समझेंगे बेटा। एवरी ट्रांजेक्शन shall have 2 or more effects, ये है रूल नंबर 1। अब आप कहोगे सर ये ट्रांजैक्शन क्या चीज है? तो ट्रांजैक्शन का मतलब है एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? बिजनेस एक्टिविटी। तो मैंने आपको यह लिखवाया है कि हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए 2 या उससे अधिक इफेक्ट होते हैं। सर इसका मतलब क्या है? तो देखो मैं जरा कुछ एग्जांपल बताऊंगा, मेरी बात को समझेंगे। आए जरा यहां पे। एग्जांपल नंबर 1, मुझे बताओ मैंने एक गाड़ी परचेज करी ₹5 लाख की। सोच समझ के मुझे जवाब देना बेटे। अगर मैं गाड़ी परचेज करूंगा तो मेरे पास गाड़ी आएगी या जाएगी? पता है मुझे? अगर मैं गाड़ी परचेज करता हूं तो मेरे पास गाड़ी आएगी या गाड़ी जाएगी? बताएं, जवाब चाहिए मुझे आपसे बच्चों से। उत्कर्ष कह रहा है सर गाड़ी आएगी आपके पास। और बताएं बाकी बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। हमने गाड़ी परचेज करी है 5 लाख की, तो गाड़ी हमारे पे आएगी जाएगी? चैतन्य बता बेटा, पार्थ बता, आशी बता, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करो। आएगी ए डाल दो, जाएगी जे डाल दो। हाँ चैतन्य कह रहा है सर गाड़ी आएगी, तो लो जी मेरे पे गाड़ी आ गई। लेकिन क्या आपको लगता है गाड़ी परचेज करने पे गाड़ी तो आ गई, क्या कुछ जाना भी चाहिए? बताएं मेरे हाथ से क्या जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? चैतन्य कह रहा है सर पैसे जाने चाहिए, तो पैसे को मैं लिख देता हूं यहां पे कैश। मतलब मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताना चाह रहा हूं कि दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन उठा लो, कोई भी एक्टिविटी उठा लो, हर एक्टिविटी के 2 इफेक्ट तो होते ही हैं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी समझाऊंगा 2 से ज्यादा कब होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये मान के चलो कि अगर मैंने 5 लाख की गाड़ी ली तो 5 लाख की गाड़ी मेरे पे आ गई, पर 5 लाख जो रुपए है यानी कैश है वो क्या हो गया? चला गया। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं हर एक्टिविटी की 2 इफेक्ट होंगे, तो वो 2 इफेक्ट इस तरह से होंगे। और भी एग्जांपल बताता हूं, जरा मुझे बताओ। एग्जांपल नंबर 2, मैंने कहा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने कहा बेटे मैंने बैंक में 10,000 रुपए डाले। मुझे बताएं अगर आज मैं बैंक में 10,000 रुपए डाल दूंगा तो उससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बताएं। मैंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए जमा करा दिए, तो इस चीज से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? चैतन्य भाई साहब कह रहे हैं सर बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो लो बेटे मैंने अपना बैंक बैलेंस तो 10,000 रुपए से बढ़ा दिया, पर आप मुझे बताएं कम क्या होगा? मैं बैंक में जाके कैश जमा कराकर आया तो बैंक बैलेंस तो बढ़ गया बच्चे, लेकिन एक चीज कम भी तो होगी। क्या कम होगी? कैश। अब मेरे हाथ में जो पैसा था कैश, वो 10,000 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है कि नहीं? यानी आप ये पाएंगे मैक्सिमम हर ट्रांजैक्शन में 2 इफेक्ट तो होंगे ही।
दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हम आने वाले समय में समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम दो इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब मैं तीसरा एग्जांपल लिखूंगा, फिर से आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा सोल्ड फर्नीचर बाय चेक ₹1,00,000। जरा सारे बच्चे मुझे बताएं, मैंने अपने घर का फर्नीचर बेच डाला, तो फर्नीचर मेरे पास आएगा या जाएगा? बताएं, आशी कोशिश कर बेटा। फर्नीचर मैंने बेच डाला, तो फर्नीचर आना चाहिए जाना चाहिए? बताएं बेटा, शाबाश। बच्चे कह रहे हैं सर फर्नीचर जाएगा। लो जी, फर्नीचर तो चला गया, चला गया। कितने का फर्नीचर चला गया? 1,00,000। अब मुझे बताओ आएगा क्या? क्या मेरे पास कैश आएगा या मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा? बताओ, सोच के जवाब दो। फर्नीचर बेच के मुझे पेमेंट कैश में नहीं मिली है, मुझे पेमेंट चेक से मिली है, और चेक को तो मैं बैंक में जाके जमा कराऊंगा। इसका मतलब फर्नीचर बेचने के बाद मेरा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा। कितने का? 1,00,000। मुझे सब बच्चे बताएं, क्या आपको रूल नंबर 1 क्लियर हुआ या नहीं? रूल 1 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होना जरूरी है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं आपको अब एग्जांपल जो बताऊंगा वो दो से ज्यादा वाला बताऊंगा। तो देखो दो से ज्यादा वाला कैसे है। सपोज करें मैंने आपसे कहा परचेज बिल्डिंग 5,00,000 रुपीज, और मैंने आपसे कहा पेमेंट मेड ₹1,00,000 इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक। क्या आप सब बच्चे कोशिश करेंगे? मुझे बताएं बेटे, मैंने बिल्डिंग को परचेज करा, मुझे बताएं मैंने अगर बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग मेरे पास आएगी या जाएगी? फटाफट से बताएं। मैंने बिल्डिंग परचेज करी, क्या बिल्डिंग मेरे पास आएगी या बिल्डिंग मेरे हाथ से जाएगी? परचेज कर रहे हैं। उत्कर्ष कह रहा है सर बिल्डिंग आएगी। तो लो बेटे, बिल्डिंग मेरे पे आ गई 5,00,000 की। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने पेमेंट करी है, पेमेंट मैंने कैश में 1,00,000 करी है, तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा कैश है वो 1,00,000 रुपए चले जाना चाहिए। और कह रहा है जो बची हुई पेमेंट है वो मैंने चेक से करी, तो आप मुझे बता सकते हो मेरा जो बैंक बैलेंस है वो कितने से कम होगा? बता सकते हो मुझे? 5,00,000 की बिल्डिंग परचेज करी, मैंने अपने प्रॉपर्टी डीलर को बोला भाई 1,00,000 रुपए मेरे पे कैश पड़ा, ये कैश रख लो, और बाकी पैसा मैं आपको चेक से काट के दे देता हूं। तो अगर मैं उसको बाकी पैसा चेक से काट के दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। आप मुझे बताइए बैंक बैलेंस कितने से कम होगा? शाबाश, बताएं जरा। 5,00,000 में से अगर 1,00,000 कैश में दे दिया तो कह सकते हैं बैंक बैलेंस 4,00,000 रुपए कम होगा। इसका मतलब एक ट्रांजेक्शन के 3 इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। कम से कम 2 इफेक्ट होना जरूरी है, और ज्यादा के टाइम पे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पेपर के अंदर 3 इफेक्ट से ज्यादा नहीं पूछे जाते। बताएं, क्या रूल नंबर 1 क्लियर हुआ या नहीं? ये आपका रूल नंबर 1 है। क्या ये रूल क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, पूजा कह रही है सर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही इफेक्ट हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं। दुनिया की हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होने जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ ट्रांजेक्शन का एक ही इफेक्ट होता है, तो वो आप इसलिए ऐसा सोच रहे हो क्योंकि अभी आपकी अकाउंट्स में इनिशियल स्टेज है। आगे बढ़ते बढ़ते आपको समझ में आ जाएगा हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट है। ठीक है, आ जाइए रूल नंबर 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। रूल नंबर 2 है एवरी ट्रांजेक्शन shall be recorded from business point of view. Every transaction shall be recorded from business point of view, not from owner's point of view. कह रहा है हर ट्रांजेक्शन को आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, नॉट फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करना। मतलब हर बार आपने यह सोचना है कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या चीज होनी चाहिए। मैं आपको इस चीज को एग्जांपल से बताऊंगा, जरा एग्जांपल ध्यान दें। देखो जी, ऐसा है, ये रहे मिस्टर आकाश, और मिस्टर आकाश ने अपने बिजनेस में 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट करे। ये इनका क्या है? ये इनका बिजनेस है।
इन्होंने अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लगाए। तो अगर मैं आपसे कहूं आप आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, अगर आकाश का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे पूछा जाता है तो मुझे यह बताओ, आकाश बन के सोचो, आकाश 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहा है, तो क्या आकाश का पैसा उसके पास आ रहा है या उसका पैसा जा रहा है? बताएं मुझे। आकाश 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहा है, तो क्या आकाश के पास पैसा आ रहा है या आकाश के हाथ से पैसा जा रहा है? सब बच्चों का जवाब चाहिए मुझे यहां पे। चैतन्य कह रहा है सर पैसा जा रहा है, बाकी बच्चे? पूजा कह रही है जा रहा है, साक्षी कह रही है जा रहा है, उत्कर्ष कह रहा है जा रहा है। तो लो जी, आपने कहा सर आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश जा रहा है, कितना जा रहा है? 1 लाख रुपए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, आप मुझे ये बताइए, अगर आप बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू बन के सोचें, मतलब आप बिजनेस बन के सोचो, मैंने बिजनेस में यानी कि मैंने आप में कुछ पैसे लगाए, तो बिजनेस बन के सोचो, क्या बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है? बताएं। क्या दुकान में पैसा आ रहा है या दुकान से पैसा जा रहा है? बताएं। एक आदमी ने बिजनेस में कुछ पैसे लगाए, तो आपने कहा सर उस आदमी के हिसाब से तो पैसा जा रहा है। मैं कह रहा हूं बेटा बिजनेस के हिसाब से बताओ, क्या बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? बच्चे कह रहे हैं सर इसमें पैसा आ रहा है। तो हमारा जो रूल है वो ये है कि अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब मैं ये देखूंगा बिजनेस में क्या हो रहा है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ओनर का पर्सपेक्टिव क्या कहता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बेटा, खाते ओनर के नहीं बनाए जाते, खाते हमेशा बिजनेस के बनाए जाते हैं। इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं अकाउंट्स बना रहा हूं रिलायंस के, तो मैं रिलायंस के अकाउंट्स बना रहा हूं, मैं मुकेश अंबानी के अकाउंट्स नहीं बना रहा। अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के बनते हैं, अकाउंट्स कभी भी ओनर के नहीं बनते, ये ध्यान रखना है। तो एंट्री भी सारी की सारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए। बताएं क्या दोनों रूल आपके समझ में आए या नहीं आए? फटाफट से बताएं, क्या ये दोनों रूल आपके समझ में आए या नहीं? कम ऑन बताएं। राहुल इनको बोल जरा सर क्लास ले रहे हैं, 8:30 बजे के बाद कॉल करना। बढ़िया, आओ जरा कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। रेडी हैं आप सब बच्चे? कुछ सवाल पूछूंगा मैं आपसे और मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे अपना दिमाग चलाओ और मुझे जवाब दोगे, ठीक है? रेडी हैं आप सब बच्चे? तो मुझे बताएं, रेडी है? ठीक है बेटा, मैं आपके सामने ट्रांजैक्शन बोलूंगा, आपने उस ट्रांजैक्शन में पहले यह चेक करना है कि ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, और फिर यह चेक करना है कि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी ट्रांजैक्शन। मैंने अपने जो घर में फर्नीचर रखा है उसे मैंने अपने इंस्टीट्यूट में लगा दिया। ध्यान सुने, मैंने अपने घर का फर्नीचर उठा के अपने बिजनेस में लगा दिया। तो पहले आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, पहले आप ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? बताएं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? बच्चे कह रहे हैं सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो फर्नीचर जा रहा है। अब मेरा इंस्टीट्यूट बन के सोचो, मेरे इंस्टीट्यूट के दिमाग से सोचो, अगर आप इंस्टीट्यूट हो और मैंने फर्नीचर आप में लगा दिया तो आपके पास फर्नीचर आया या फर्नीचर गया? इंस्टीट्यूट में फर्नीचर आ रहा है। हमारे रूल्स कहते हैं, हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के नियम कहते हैं, हर ट्रांजैक्शन को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, एक ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ काम का नहीं है, इसे भूल जाओ। काम की क्या चीज है? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, मतलब जब मैं इस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा कि बिजनेस में फर्नीचर आया। मैं कहीं भी ये मेंशन नहीं करूंगा कि ये फर्नीचर ओनर ने लगाया है। मेरी बात समझ में आती है? ओनर का पर्सपेक्टिव क्या कहता है, इट डजंट मैटर एट ऑल। सिर्फ ये मैटर करता है कि बिजनेस का पर्सपेक्टिव क्या कहता है। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो ये चैप्टर सबसे मामूली चैप्टर है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज, कई बच्चे कहते हैं कि सर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनके दो इफेक्ट नहीं होते, जबकि मेरा कहना है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट तो होते ही। मैं आपसे कहता हूं
आपने कभी बचपन में पढ़ा है बार्टर सिस्टम? पता है मेरे को, कभी बचपन में बार्टर सिस्टम पढ़ा है? जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनको बता दूं, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि पैसा नहीं है तब भी पहले एक्सचेंज चलता था। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, कहते थे भाई गेहूं ले लो और चावल दे दो। तो जब कहीं पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता भाई, वहां पर भी तो आपके पास टू वे ट्रांजेक्शन हो रही है कि एक चीज जाती है, दूसरी चीज क्या होती है, आती है। तो ये सोचना कि अगर सर पैसा नहीं है तो क्या हमारे पास ट्रांजेक्शन का एक इफेक्ट होगा? नहीं, तब भी दो इफेक्ट होंगे। अगला एग्जांपल, कई बच्चे कहते हैं सर हमने बैंक से लोन ले लिया तो पैसा तो आ गया हमारे पास, बताओ गया क्या? गया तो कुछ भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने बैंक से लोन ले लिया, बिल्कुल सही बात है कि पैसा आ गया, पहला इफेक्ट क्या है? पैसा बढ़ गया, ये पहला इफेक्ट है। लेकिन दूसरा इफेक्ट है आपके कर्जे भी तो बढ़ गए। याद आ रही है मेरी बात? हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी। आप मुझे बताएं, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपके एसेट्स जो है वो बढ़ गए, क्यों बढ़ गए? क्योंकि पैसा आया, एसेट्स बढ़ गए। लेकिन सेम टाइम पे आपके कर्जे भी तो बढ़ेंगे बेटे। जब आपने लोन लिया है तो आपके कर्जे यानी आपकी लायबिलिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऐसा सोचना कि किसी ट्रांजेक्शन का एक इफेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो इफेक्ट तो होते ही हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो रेयर केस है। फिलहाल के लिए ये मान के चलना है हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे। अपनी अपनी स्क्रीन पे ध्यान दें। अगर मैं इस चीज को आपको लिख के प्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखें। आप सभी बच्चों ने मुझे बताया सर अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब मैंने यहां पे ट्रांजेक्शन लिखी, लोन टेकन ₹10 लाख फ्रॉम एसबीआई। सब बच्चों को पता है एसबीआई क्या है? एसबीआई बैंक है, ठीक है। अभी उसका सही बताता हूं बेटे। अगर हमने लोन लिया तो एसेट्स में एक चीज है कैश, या एक चीज है आपकी बैंक बैलेंस। लोन लेने पे हमारा जो पैसा है, चाहे बैंक बैलेंस है चाहे कैश है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा आया। और बेटा जो लायबिलिटी है मेरी, लायबिलिटी मेरा क्या होता है? कर्ज। क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैंने कहीं से लोन लिया तो मेरा कर्जा भी बढ़ जाएगा? अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक इफेक्ट हो गया ये, एक इफेक्ट हो गया ये, तो अभी भी तो इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट बन रहे हैं। तो बेटा ऐसा सोचना कि किसी ट्रांजेक्शन का सिर्फ एक इफेक्ट हो सकता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो इस एग्जांपल को अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये एग्जांपल आने वाले समय में बच्चे पूछते ही हैं। बच्चे कहते हैं सर हमने एक ऐसी ट्रांजेक्शन खोजी है जिसका एक ही इफेक्ट है। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो इस चीज को आप जरा अपनी कॉपी में लिख लो ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। सर अगर हमने कुछ खरीदा और बेचने वाला फ्रॉड निकला तो कुछ गेन तो नहीं होगा? उत्कर्ष ये सब ना डाउट जो है बेटा, ये आपके इमेजिनरी डाउट्स हैं। देखो होने को बेटा कुछ भी हो सकता है। हमने कुछ खरीदा, माल खराब निकल गया, या जिससे खरीदा था वो बंदा भाग गया, होने को बहुत चीजें हो सकती हैं। हम तो बस ये बात समझ रहे हैं बेटे कि अगर हमने माल खरीदा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, हमारे बिजनेस पे प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे मैं आपका एग्जांपल लूं, ध्यान से देखो। मैंने कहा माल खरीदा तो इसका मतलब है मैंने गुड्स परचेज करे। तो मुझे याद दिलाओ, एसेट्स में कैश भी आता है, एसेट्स में स्टॉक भी आता है। क्या बेटे आपको नहीं लगता कि अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो आपका जो गुड्स है यानी जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, और जो आपका कैश है वो कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ट्रांजेक्शन कुछ भी हो, इफेक्ट तो तब भी क्या होंगे? दो ही होंगे। अब वो बंदा फ्रॉड निकले या वो बंदा सही निकले, ये सब चीजें हमारे अकाउंट्स के मैटर की नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर मैं सिर्फ इस चीज पे गौर करता हूं कि मेरे पास क्या आ रहा है या क्या जा रहा है। मैं इस चीज पे गौर नहीं करता कि वो बंदा फ्रॉड निकले क्या निकले। मतलब मैं क्वालिटेटिव चीजें यहां पे नहीं पढ़ता, मैं यहां पे सिर्फ अकाउंटिंग चीजें पढ़ता हूं, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैंने यहां पे गुड्स परचेज करे बाय कैश, तो गुड्स आ गए, कैश चला गया। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कह देता, ध्यान से सुने, मैं आपसे कह देता बेटे गुड्स परचेज करे उधार पर, उधार पर, तो उत्कर्ष जरा दिमाग लगा, एसेट्स में स्टॉक आता है, स्टॉक तो अभी भी आ रहा है क्योंकि गुड्स परचेज करे स्टॉक तो बढ़ रहा है। लेकिन तुझे नहीं लगता कि अगर मैंने उधार पे परचेज करा तो जो मेरा कर्ज है, कर्ज यानी कि जो मेरी लायबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी? बता उत्कर्ष मेरी बात समझ में आती है या नहीं? हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होना जरूरी है। तो अगर मैं माल को कैश पे परचेज करता हूं तो बात बड़ी सीधी सी है, माल आ गया पैसा चला गया। अगर मैं किसी माल को उधार पे परचेज करता हूं, मान लो हाइपोथेटिकली मैंने पैसा नहीं दिया, उधार पे परचेज करा, तो माल तो आ गया,
लेकिन कर्जा बढ़ गया, है कि नहीं? तो ऐसा कहना कि सर कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसमें हमारे पास एक ही इफेक्ट हो, बेटा नहीं है। इस चीज को आपने समझना। बताएं क्या आप सब बच्चों को यह बात समझ में आती है या नहीं? फटाफट से बताएं। पार्थ बेटे बताएं, क्लियर हुआ या नहीं? हाँ आशी बेटे क्लियर हुआ या नहीं? चैतन्य क्लियर हो गया? अरे चैतन्य तेरा नाम आज से चीनू है, मैं तेरे को चीनू चीनू बुलाऊंगा। हाँ अरे मेरे भतीजे का नाम भी चैतन्य है, मुंह पे आदत चीनू पड़ी हुई है। अब तुम तेरा नाम ना मुझे बार बार पढ़ के बोलना पड़ रहा है, ठीक है? चलो बढ़िया। मेरा निकनेम था चीनू, बहुत बढ़िया। अब वो निकनेम ये था नहीं, ये है। ये था काट के है कर दे, ठीक है? चलो बढ़िया, आ जाओ। सारे बच्चे मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन करेंगे, लिखें। पहला क्वेश्चन है, साफ साफ करना, तरीके से करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं सारे बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे। आ जाओ, लिखें बेटा, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, ओके? ट्रांजेक्शन लिखो। सबसे पहली ट्रांजेक्शन, टेक अ लोन फ्रॉम बैंक ₹1,00,000। हमने लोन लिया बैंक से ₹1,00,000 का। बी, इन्वेस्टेड ₹3,00,000 कैश इनटू बिजनेस। इन्वेस्टेड ₹3,00,000 कैश इनटू बिजनेस। सी, परचेज गुड्स ₹20,000 फॉर कैश। फॉर कैश काट दो, खाली इतना ही है, फॉर 20,000। डी, डिपॉजिटेड ₹50,000 इनटू बैंक। ई, परचेज फर्नीचर ₹60,000 फ्रॉम रवि दुबे। रवि दुबे नाम सुना है? बताओ भाई, बताओ क्या क्या नाम याद आ रहे हैं आज? है रवि दुबे नाम सुना है? नहीं सुना? हाँ सुना, बच्चे कह रहे हैं हाँ सुना सर, कुछ याद आ गया। चलो बढ़िया, आगे लिखो। एफ, आगे लिखें, सोल्ड गुड्स ₹5,000 फॉर चेक। आगे लिखें, विड्रॉल फ्रॉम बैंक ₹30,000। और लास्ट लिखेंगे, विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस ₹50,000। क्वेश्चन लिख लें, और अगर आप सब बच्चे रेडी हो तो मुझे बताएंगे। क्वेश्चन लिखें, फटाफट से मुझे मैसेज डालें, हरी आप। पूजा कह रही है सर रवि दुबे कौन है? ये रवि दुबे कानपुर वाले हैं, हाँ, जिनकी सिंघम पिक्चर बना दी थी। नहीं समझे? गूगल करना बेटा, समझ में आ जाएगा, शाबाश। हाँ जल्दी नोट करो, हरी आप। विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस मतलब कैपिटल से डिक्रीज है ना? हाँ चीनू बिल्कुल सही पकड़ा है, एकदम सही, सही पकड़े हैं। बिजनेस में लगाया तो कैपिटल बढ़ गई, बिजनेस से निकाला तो कैपिटल घट गई, है कि नहीं? अरे अकाउंट्स बिल्कुल इतना लट्टू सब्जेक्ट है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सबसे इजी सब्जेक्ट है ये। शाबाश, जल्दी करें, नोट करें, मुझे बताते जाएं। सर आज आपने माइक नहीं लगा रखा? हाँ माइक लगा रखा है। क्या माइक दिख नहीं रहा क्या देखो? माइक लगा हुआ बेटा, ये देख, देखा? हाँ ये वायरलेस है, जल्दी करो, फटाफट नोट करें। चलें, फॉर्मेट देख लें, फॉर्मेट यहां पे क्या चलेगा? फॉर्मेट होगा कुछ इस तरह से, लिखेंगे सबसे टॉप में
अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, और ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे ट्रांजैक्शंस और सेकंड कॉलम में लिखेंगे एसेट्स इक्वल्स टू। बेटा एसेट में ना जगह ज्यादा छोड़ना, क्योंकि एसेट बहुत सारे आते हैं, फिर बच्चे कहते हैं सर जगह कम पड़ गई, तो एसेट में जगह ज्यादा छोड़ना। इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या सर हमें हर क्वेश्चन में ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है? जी हाँ, आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है। तो ये आपका फॉर्मेट होगा। कसम खा लो कि फॉर्मेट बना के ही काम करना है। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में फॉर्मेट बेटे जो आपने पेंसिल और स्केल है वो यूज करके बनाने हैं। आपने फॉर्मेट कभी भी पेन से नहीं बनाने, नहीं तो क्वेश्चन गलत माना जाता है। फॉर्मेट हमेशा पेंसिल से और स्केल से। ओके, चलें, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आए। टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक, टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक ₹1 लाख। जरा सारे बच्चे मुझे बताएं, कोशिश करें। बेटे मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे पे पैसा आएगा या पैसा जाएगा? फटाफट से बताएं, शाबाश। पैसा आएगा या पैसा जाएगा? सर क्या बेकार की बात कर रहे हो, लोन लिया पैसा आएगा, सीधी सी बात है। तो आ जाओ, एसेट्स के अंदर सबसे पहला अपना एसेट डालो। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं बेटे, जब कभी भी हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो बैंक वाले लोन हमें कैश में नहीं देते, बैंक वाले लोन हमारे अकाउंट में देते हैं। तो मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो जो मेरे पे पैसा आ रहा है बेटा वो बैंक बैलेंस के रूप में आ रहा है, बैंक बैलेंस, राइट? बताएं कितने रुपए आ गए? 1 लाख। अब मुझे ये बताओ, अच्छा 1 लाख को फिगर्स में लिखो यार, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। अब मुझे ये बताओ सर ये तो एक ही इफेक्ट हुआ, अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो बताओ दूसरा इफेक्ट क्या होगा? कोशिश करें, 5 बेटा कोशिश कर, शाबाश। दूसरा इफेक्ट क्या होना चाहिए? सर कर्जा भी तो बढ़ जाएगा। आप बैंक से लोन ले रहे तो कर्जा बढ़ा दो, शाबाश, बहुत अच्छे बेटे। लिखें यहां पे 1 लाख रुपए। तो ट्रांजैक्शन की अपने पास 2 इफेक्ट हो गए, पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, है कि नहीं? सेकंड ट्रांजैक्शन पे आए, लिखें इन्वेस्टेड रुपीज, इन्वेस्टेड रुपीज 3 लाख इनटू बिजनेस। मेरे बच्चे आपने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? बताएं। आपने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? पार्थ कह रहे हैं सर पैसा आ रहा है, तो शाबाश, एक दूसरा एसेट हमारे पे और खुल गया, क्या? कैश। जरा मुझे बताएं मेरे पास कितना कैश बिजनेस में आया? सर 3 लाख रुपए आए। और जो चीज बिजनेस में लगाते हैं उससे कैपिटल भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सब बच्चे मुझे बताएं क्या दोनों ट्रांजैक्शन समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से बताएं, क्या आपको दोनों ट्रांजैक्शन क्लियर हुई या नहीं हुई? चैतन्य आ गई, बढ़िया। आशी बेटा बता। साक्षी आ गई, उत्कर्ष आ गई, बढ़िया। चलो, जैसे ही 2 ट्रांजैक्शन हो जाए तो नीचे लाइन डालेंगे और यहां पे आके लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अच्छा जरा बताओ न्यू इक्वेशन क्या हो गई? आज हमारे पास बैंक बैलेंस कितना पड़ा है? 1 लाख रुपए। आज हमारे पे बैंक बैलेंस 1 लाख पड़ा है। आप चाहो तो एरो नहीं लगाओ तब भी चल जाएगा, मैं एरो सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, ठीक है? आज हमारे पे कैश कितना पड़ा है? 3 लाख पड़ा है। आज हमारे पे कैपिटल कितनी पड़ी है? 3 लाख। और आज हमारे पे लायबिलिटी कितनी पड़ी है? 1 लाख। बेटे हर पॉइंट पे ध्यान से सुनो, हर पॉइंट पे न्यू इक्वेशन मैच करनी चाहिए। अगर मैच कर रही है मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो जरा मन में न्यू इक्वेशन मैच करके देखो, 1 और 3 4, 3 और 1 4, मतलब LHS RHS मैच कर रहा है, अपना क्वेश्चन सही चल रहा है। बताएं कि आपको बात समझ में आई कि नहीं? प्रेजेंटेशन समझ में आ रही है कि नहीं? साक्षी सर हम एरो को ना डाले चल जाएगा? हाँ बेटे एरो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए डाल रहा हूं, अगर आप एरो नहीं डालोगे तब भी चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? चलें, अगर आप सब बच्चे ने यहां तक कर लिया है तो मुझे मैसेज डालेंगे, मैं थर्ड ट्रांजैक्शन पे चलूंगा, नहीं तो फिर आप यहां पे जो है नोट करें इसको और नोट करके मुझे बताते जाएं। बढ़िया, आ जाइए। अच्छा मैं जरा फॉर्मेट को जब तक आगे ले रहा हूं तब तक आप थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ो, उसका इफेक्ट सोचो। आ जाओ जी, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या था? थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़े,
कह रहा है परचेज गुड्स 20,000, 20,000 का माल परचेज करा, परचेज गुड्स 20,000। तो बेटे मुझे बताएं, अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं तो गुड्स मेरे पे आएंगे या जाएंगे? बताएं, गुड्स आने चाहिए या जाने चाहिए? ये देखो साक्षी कह रही है आने चाहिए, पूजा कह रही है आने चाहिए, तो आ जाओ शाबाश, एक एसेट और खोल दो, क्या? गुड्स। सर गुड्स को तो हम स्टॉक भी बोलते हैं, आप चाहो तो स्टॉक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा गुड्स आ गए, जरा मुझे बताएं 20,000 के गुड्स आ गए, 20,000 आ गए। अब इसने ये नहीं बोला कि हमने पेमेंट करी या नहीं करी, ऊपर पढ़ो, इसने सिर्फ ये बोला हमने गुड्स परचेज करे। तो बेटा जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है आप ऐसा मान लोगे कि पेमेंट कर दी, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है आप ऐसा अज्यूम करोगे कि पेमेंट कर दी। तो बेटा अगर मैंने 20,000 का माल ले लिया तो मैंने कैश में से 20,000 पे भी तो करे होंगे, तो कैश कम भी हो गया। बताएं सबको, क्या बात समझ में आई या नहीं? पार्थ बेटे क्लियर हुआ या नहीं? ये देखो वैभव नालायक अब ज्वाइन कर रहा है, क्लास में 5 मिनट रह गए अब ज्वाइन कर रहा है, नालायक। कहा था इसका नाम लिख जरा, आओ जी। बेटा स्टार्टिंग में 2 ट्रांजेक्शन, उसके बाद हर एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आएगा। अच्छा मतलब स्टार्टिंग में 2, अब जितनी इक्वेशन नहीं बनाओगे सबके बाद न्यू इक्वेशन डालना है। अब बताओ, अब बैंक में कितने पड़े हैं? बैंक में तो आज भी 1 लाख है, 3 लाख कैश था, 20 चला गया तो क्या 280 बचा, और गुड्स 20,000 के आ गए। कैपिटल कितनी? 3 लाख, लायबिलिटी कितनी? 1 लाख। मुझे बताएं क्या अभी भी नई इक्वेशन मैच कर रही है? तो हाँ जी अभी भी मैच कर रही है। बताएं यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या? सब बच्चे बताएं। चलो जी आगे चल सकते हैं, आगे चलो, आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ शाबाश, आ जाओ। 4th पॉइंट, क्या पॉइंट है जरा 4 जरा पढ़ के बताओ। 50,000 रुपए बैंक में डाले, जरा मुझे बता सकते हो आप? डिपॉजिटेड ₹50,000 इनटू बैंक, क्या मुझे बता सकते हो अगर मैंने बैंक में 50,000 डाले तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? ये देखो नालायक, सर ये कहां लिखा है अपने बैंक में डाले? नहीं बेटा मैं किसी और के बैंक में पैसे डालना, नालायक। जब कुछ नहीं मेंशन है तो अपने बैंक में डाले होंगे। आजा बैंक बैलेंस बढ़ाओ, 50,000 से बैंक बैलेंस बढ़ गया। अरे कम क्या होगा, कम तो पता ही नहीं मेरे को। शिट यार, ये ट्रांजेक्शन का तो एक ही इफेक्ट है, बस 50,000 बैंक में डालेंगे। चलो शाबाश, आ जाओ न्यू क्वेश्चन निकालो, आ जाओ। तो ये कम तो कुछ हुआ नहीं, तो कम कुछ करने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं? सब बच्चे बताएं, मैसेज डालें डन, क्या मैं सर क्लियर है? 50,000 बैंक में डाले, बैंक बैलेंस बढ़ गया। नालायकों बोलो तो सही, कैश भी तो कम होगा। मैं पागल बना रहा हूं, सारे बच्चे पागल बनते जा रहे हैं, शाबाश। लिखो यहाँ पे 50,000 बैंक में डाले, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो कैश कम भी तो हो गया। हाँ सर, आ जाएं। अब नई इक्वेशन मुझे बताएं क्या बनी। आज की तारीख में बैंक में 1.5 लाख रुपए हो गए, कैश 280 में से 50 गया तो 230 हो गया, और गुड्स तो 20 के ही पड़े हैं, कैपिटल 3 लाख की पड़ी है, लायबिलिटी 1 लाख की पड़ी है। चीनू बता बेटे क्या अभी भी मैच कर रहा है या नहीं? मन में सॉल्व करते रहना, क्या अभी भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा? LHS RHS अपने मन में सॉल्व करो, देखो मैच कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। 1.5 लाख और 250 कर तो रहा है, क्या दिक्कत है? कर तो रहा है। आओ 5वीं ट्रांजेक्शन पे आओ, शाबाश। 5th ट्रांजेक्शन, मैं जरा फॉर्मेट थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, आ जाओ जी। 5वीं ट्रांजेक्शन क्या है? 5वीं ट्रांजेक्शन पढ़ो। परचेज करा फर्नीचर रवि दुबे से। बेटे फर्नीचर परचेज करा है तो यहां लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम रवि दुबे। अरे कितने का फर्नीचर है, कहां लिखा था? 60,000 रुपए का फर्नीचर है। अब मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से सुने, मैंने फर्नीचर परचेज करा तो मुझे बताया बेटे फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? शाबाश। फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर आएगा या जाएगा? बच्चे कह रहे हैं सर फर्नीचर आ रहा है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, बच्चे गड़बड़ करते हैं, बच्चे गुड्स को फर्नीचर मान लेते हैं। नहीं, फर्नीचर अलग चीज है, तो ये अलग एसेट है, यहाँ पे अलग से कॉलम बनेगा फर्नीचर। अच्छा, तो फर्नीचर गुड्स को कभी एक मत मान लेना, अलग अलग चीज है ये। हाँ बेटा फर्नीचर दुकान में इसलिए लाते हैं क्योंकि उसके ऊपर आपको बैठना है, वो दुकान में यूज होता है। लेकिन गुड्स आप दुकान में इसलिए लाते हो क्योंकि आगे बेचना है, तो फर्नीचर और गुड्स अलग अलग बातें हैं।
जरा मुझे बताओ, फर्नीचर 60,000 का आ गया तो लो जी, फर्नीचर 60,000 रुपए प्लस हो गया। अब एक खास चीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जब कभी भी किसी आदमी का नाम लिखा होता है, नाम, तो आपने यह मानना है कि वो ट्रांजेक्शन उधार की है। क्या कहा मैंने? अगर आदमी का नाम लिखा हुआ है तो ट्रांजेक्शन उधार की है। तो जरा मुझे बताएं, अगर 60,000 का फर्नीचर आ गया लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं करी, तो इसका दूसरा इफेक्ट क्या होना चाहिए? बताएं सर। लायबिलिटी बढ़नी चाहिए, तो बढ़ा दो लायबिलिटी, शाबाश। लायबिलिटी 60,000 रुपए से बढ़ गई। अब जरा इफेक्ट बताओ। दोबारा से नीचे आएंगे, लिखेंगे न्यू इक्वेशन। करो, बैंक में कितना पड़ा है? 1.5 लाख। कैश कितना है? 230। गुड्स कितने हैं? 20। और फर्नीचर कितना आ गया? 60। कैपिटल कितनी? 3 लाख। लायबिलिटी हो गई 160। चीनू जरा चेक करके बता, नई इक्वेशन अभी भी मैच कर रही है नहीं कर रही है? चेक कर। और आप सब बच्चे भी। सर अगर यहां पे लिखा होता कि रवि दुबे को कैश पे कर दिया तो हम कैश कम कर देते। हाँ बेटे, तब हम कैश कम करते। लेकिन बेटा अभी तक अगर नहीं लिखा है, तो आपने अगर कहीं भी नाम लिखा है तो यहां पे आपने मान लेना है कि वो उधार है। पर्सन का नेम आ जाता है तो हमने उसको लायबिलिटी मानना है। ओके, बच्चे कह रहे हैं कर रही है, तो आगे आ जाओ, छठी ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। 6th ट्रांजेक्शन चेक करें, क्या लिखा था? 6th, सोल्ड कर दिए गुड्स 5,000 के बाय चेक। भाई ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताओगे। सोल्ड कर दिए गुड्स 5,000 के बाय चेक, ₹5,000 बाय चेक। जरा बताओ, गुड्स बेचे तो गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं? चीनू कह रहा है बैंक से कम होगा। चीनू, बैंक से कम नहीं होगा, बैंक बढ़ेगा। ध्यान से पढ़ जरा, क्या लिखा है? सोल्ड, गुड्स बेचे हैं। ओहो हाँ सर, ये भी तो है, गुड्स बेचे हैं। तो बेटा जो गुड्स बेचे हैं, गुड्स हमारे पास जो कम हो रहे हैं। अच्छा बताना जरा, गुड्स थे कितने? 20 के थे, हमने 5 के बेच दिए, तो 5 के गुड्स चले गए और पैसा बैंक में आएगा, तो 5,000 बैंक में जुड़ गया। फिर से नीचे आएंगे, लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अरे अरे अरे, न्यू इक्वेशन। अरे आशी बेटे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ बैंक बैलेंस कितना हो गया? 155 हो गया। कैश तो 230 है, गुड्स 20 थे, 5 चले गए तो 15 हो गए। ये 60 हो गया, ये 3 लाख ही है, और ये 160 है। चेक कर लो बेटे, उत्कर्ष चेक कर बेटा, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? चेक कर, हर बार नई इक्वेशन मैच करनी चाहिए। ओके चलो जी, आ जाओ आगे, आगे चलते हैं। 7वीं ट्रांजेक्शन, 7वीं ट्रांजेक्शन बताएं जरा सब बच्चे मेरे को। मैंने बैंक से 30,000 रुपए निकाले, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 30,000। बता सकते हो? विड्रॉ करा फ्रॉम बैंक 30,000। आप लोग गए एटीएम में, आपने एटीएम स्वाइप करा और पैसे निकाल लिए। तो भाई बैंक से पैसा निकालने में बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, शाबाश। सर कम हो जाएगा, कर दो कम। बैंक में से 30,000 रुपए चले गए। अच्छा आएगा क्या मेरे पास? अगर मैंने बैंक से पैसा निकाल लिया तो मेरे पे आ क्या रहा है? बताओ। एटीएम में गया, एटीएम कार्ड स्वाइप करा, पैसे निकाल लिए। सर जी कैश आ गया, तो कैश में जाके प्लस कर दो। लो भाई, फिर से आ गई न्यू इक्वेशन। अच्छा, 155 में से 30 गए तो 125 बचा। पैसा 230 और 30 और आ गए, 260 हो गया। गुड्स तो 15 के बचे हैं, फर्नीचर 60 का है, कैपिटल 3 लाख की है, लायबिलिटी 160 की है। चेक करो पार्थ, चेक कर बेटे जरा, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? बताएं। हर बार नई इक्वेशन मैच करनी चाहिए। मैच कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो मतलब कुछ आपने गुगली कर दी वहां पे। ठीक है, कर रही है सर। 8वां लास्ट ट्रांजेक्शन, क्या लिखा है पढ़े। विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस 50,000। बेटे बिजनेस से पैसे निकाले, विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस, विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस, ₹50,000। मुझे ये बताओ, अगर मैं बिजनेस से पैसे निकाल रहा हूं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या बिजनेस में पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? बताएं। मेरे घर में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन था, मैं दुकान में आके गल्ले से 50,000 रुपए निकाल के ले गया। गल्ला समझते हो? गल्ला, गल्ला नहीं पता? गल्ला मतलब दुकान में हम जहां पैसे रखते हैं। तो नालायको मुझे ये बताओ, अगर मैंने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आ रहा है या जा रहा है? सब बच्चे सोच के बताएं, शाबाश। सर जा रहा है, तो लो जी कैश तो कर दो कम, 50,000 रुपए रोकड़ा चला गया। अच्छा मुझे बताएं,
बिजनेस में कोई चीज लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, तो बिजनेस में से अगर कोई चीज निकाली तो कैपिटल भी तो कम होगी। बताओ, बात में दम है नहीं है? फील आनी चाहिए अंदर से। बिजनेस से कुछ अब जब लगाओगे बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ जाती है, और बिजनेस से जब कोई चीज निकालते हैं तो कैपिटल कम हो जाएगी। उत्कर्ष कह रहा है कैश बढ़ेगा। नहीं बेटे, कैश नहीं बढ़ेगा, ध्यान सुन, कैश नहीं बढ़ेगा। हमने बिजनेस से पैसा निकाला। उत्कर्ष यहां पे ध्यान दे, इधर देख, ये उत्कर्ष है, मान ले तू ओनर है, ये तेरा बिजनेस है। बेटे तूने बिजनेस से 50,000 रुपए निकाले। उत्कर्ष जरा मुझे जवाब दे, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि तेरे पे पैसा आ रहा है 50,000, लेकिन बेटा तेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो मैटर ही नहीं करता ना। पॉइंट ऑफ व्यू किसका मैटर करता है? बिजनेस का। बिजनेस से जो कैश है वो जा रहा है 50,000, तो मैं तो ये रिकॉर्ड करूंगा ना। आई बात समझ में? तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ सोच, शाबाश। तो सर जी पैसा चला गया, पैसा चला गया, और अगर बिजनेस से गया तो भाई बिजनेस की कैपिटल भी कम हो गई। जैसे ही सारी ट्रांजेक्शन हो जाए तो लास्ट में आके लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। अब नई इक्वेशन नहीं लिखना, अब फाइनल लिखना है, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन खत्म। बताओ, बैंक में तो 1.25 पड़ा है, 2.60 में से 50 गए तो कैश 2.10 पड़ा है, गुड्स 15 पड़े हैं, 60 का अपने पास क्या पड़ा है? ये 60 क्या था? फर्नीचर। कैपिटल 3 में से 50 गए, 2.5 लाख हो गई, और ये 1.60 पड़ा है। आखिरी में टोटल करके दिखा दिया करो, 2.5 और 1.60 बन गए 4.10, और इधर भी आ रहा है 4.10। तो जैसा कि मैंने बताया था हर बार मैच करना चाहिए, ये भी आपका मैच कर रहा है। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। मुझे बताओ कोई टफ क्वेश्चन है ये? बताओ, लट्टू लट्टू से सवाल देते हैं सीबीएसई वाले। बताएं हजम हुआ कि नहीं? हाँ पार्थ बेटे क्लियर हुआ या नहीं? पूजा क्लियर होगा? सोनिया क्लियर है? सोनिया चुप रहती है क्लास में, नालायक, जवाब देती रहा कर। मुझे पता कैसे चलेगा कि तू यहाँ पे ज्वाइन करके बैठी है या नहीं? मेगा बता, क्लियर है? बढ़िया। वैष्णवी क्लियर है? गुड। हाँ भाई चीनू क्लियर है भाई? आशिक क्लियर हो गया? अब बताओ, क्या अब आपको होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन दे सकते हैं? बच्चे कह रहे थे सर वीडियो से कुछ क्लियर नहीं हुआ था। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। तो होमवर्क के लिए आपको मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? और प्रॉमिस करो कि फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन करोगे। मुझे किसी बच्चे का काम बिना फॉर्मेट के नहीं चाहिए बेटा, फॉर्मेट के साथ करना है, क्योंकि जब प्रैक्टिस पेपर में फॉर्मेट के साथ ही करनी है और पेपर में भी फॉर्मेट के साथ ही करना है, तो फॉर्मेट के साथ करेंगे, ठीक है? दिखाओ बेटा जरा मुझे आपके ग्रुप्स के ऊपर, इससे रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। आपने वो होमवर्क करना है। होमवर्क को जैसे आप पीडीएफ बनाते हो, पीडीएफ बना के मेरे नंबर पे सेंड करना है, ठीक है? जब भी आपको होमवर्क मिले बेटा, यही आपका पैटर्न रहेगा। आप अपना होमवर्क करोगे और मुझे पीडीएफ बना के जो है सेंड करोगे, ठीक है? आपका होमवर्क चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये गलती है, कुछ गलतियां नहीं होंगी तो हम अगली क्लास में अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, ठीक है? आज वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी ट्यूसडे सेम टाइम, यानी कि 6 PM एट सेम चैनल। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।